हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयप्रकाश मतनानी और आज मैं वीडियो बनाने जाने वाला हूँ आईबीएस पे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आईबीएस का पेशेंट हूँ, अभी भी हूँ। मैं पूरी तरीके से इससे बाहर अभी तक नहीं आ पाया हूँ। मैं कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट सर्च कर रहा था, तभी मुझे यूट्यूब पे एक ग्रुप मिला 100% सक्सेस फॉर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। तभी मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया और मैं जानना चाहता था कि कितने पेशेंट्स को इससे बेनिफिट मिला है और क्या किया है क्या नहीं किया है। पर उस जर्नी में मुझे जो शॉकिंग न्यूज़ पता चली कि काफ़ी पेशेंट आईबीएस के इतने परेशान हैं कि आप वो आईबीएस का पेशेंट तो परेशान रहता ही है, क्योंकि उसके लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लोग कहते हैं कि 100% सोल्यूशन कईयों के लिए काम किया है पर कईयों के लिए काम नहीं कर रहा है। तो मेरे पास काफ़ी सजेशंस होते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा हूँ, बट क्या हो रहा है, वो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। बहुत लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं और मैं कोई ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई प्रैक्टिशनर हूँ, ना मैं यूट्यूबर हूँ जो मेरे पास टाइम है। तो मैंने सोचा और काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब वीडियो ही क्यों नहीं बना लेते हैं। उसी लगे मैंने कहा चलो एक वीडियो यूट्यूब पे बनाते हैं और सबको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7 साल का। और स्पेसिफिकली पिछले 2 साल में मैंने जितनी रिसर्च की है उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा। मैंने कुछ नोट्स बनाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ रीड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना सब कुछ याद नहीं कर सकता और ना ही मैं 10 वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। चलो सबसे पहले जानते हैं कि आईबीएस का डेफिनेशन क्या है। एज पर डॉक्टर्स कि अगर आपको पेट से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन है, पेट से रिलेटेड डायरिया है और आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और ऑलमोस्ट 3 महीने से 6 महीने से 3 से 6 महीने से ज़्यादा आपके हो गया है और डॉक्टर्स ने सब कुछ ब्लड टेस्ट कर लिए हैं, लिवर टेस्ट कर लिए हैं, एंजाइम टेस्ट कर लिए हैं और उसके बाद एंडोस्कोपी कर ली है, कॉलोनोस्कोपी कर ली है, सब टेस्ट आपके एकदम नॉर्मल आ रहे हैं, तो आपको कोई डिजीज़ नहीं है। ये एक सिंड्रोम है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। और सबके अनुसार दिस इज रियलिटी कि आपके ब्रेन के हिसाब से आपका गट काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको ये डिजीज हो रही है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट कहने का ये है, नेक्स्ट पॉइंट फिर ये है कि कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस से स्टार्ट हुआ, कई लोग कहते हैं कि स्टमक से स्टार्ट हुआ और कई लोग कहते हैं किसी और बात से स्टार्ट हुआ। तो मैं भी इस क्वेश्चन में था कि मेरे को आईबीएस कहाँ से स्टार्ट हुआ। भाई मेरे को तो कोई स्ट्रेस रहता नहीं था, मैं बहुत मोटिवेटेड बंदा था, बहुत कॉन्फिडेंट बंदा था, तो स्ट्रेस आया कहाँ से। और दौड़ना बहुत, स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ का पार्ट है, राइट? तो वो तो रहेगा ही। अब उससे क्या सबको आईबीएस हो जाएगा? तो वही क्वेश्चन जानते जानते मैंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया। एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा आंसर दिया, एक्चुअली नॉट, वो कोई आंसर नहीं है। उन्होंने बोला कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। कि मेरा स्ट्रेस पहले स्टार्ट हुआ या मेरा स्टमक से इशू स्टार्ट हुआ, इशू कहीं से भी स्टार्ट हुआ, इट्स अ साइकिल। मैं मोस्टली एक एग्जांपल देता हूँ। साइकिल के 2 चक्के हैं, हमारी साइकिल चल रही है, बचपन में हम सभी चलाते थे। तो जब हम साइकिल चला रहे हैं, अगर साइकिल का अगले चक्के का चैन उतरता है तो पीछे का भी उतरता है, और अगर पीछे का उतरता है तो आगे का भी उतरता है। सिमिलरली अगर आपके पेट में कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो ब्रेन केवल ऑक्सीजन पे नहीं चलता, इसको न्यूट्रिशंस चाहिए, इसको हार्मोन्स चाहिए। और वो जो सब हार्मोन्स हैं केवल ब्रेन में नहीं रहते, वो स्टमक में भी रहते हैं। स्टमक से सिक्रीट होते हैं, आपके रस के थ्रू सिक्रीट होते हैं। तो ब्रेन गया तो स्टमक गया, स्टमक गया तो ब्रेन गया। तो 10 बात की एक बात, हमको सभी दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ये तो पक्का है। तो आप मन में ठान लीजिए। कई लोग कहते हैं कि मैं ब्रेन का पेशेंट नहीं हूँ। अगर आपको पेट का प्रॉब्लम है तो आप ब्रेन के भी पेशेंट हो ही गए हैं, तो आपको ब्रेन के लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, आईबीएस तो मेरे स्ट्रेस से हुआ है, मेरे पेट में कोई तकलीफ नहीं है, पेट नॉर्मल है, स्ट्रेस की वजह से हुआ है। नो,
अगर आपको स्ट्रेस है और उसकी वजह से पेट खराब हुआ है तो भी आपको पेट तो ठीक करना पड़ेगा, यानी दोनों चीज़ें ठीक करनी होंगी। अब लेते हैं एक एग्जांपल कि ये स्टार्ट हुआ कैसे किसी के लिए, कि भाई किसी की इम्यूनिटी बिल्कुल लो है, इम्यूनिटी लो है, लाइफ साइकिल में लगा हुआ है, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी लो जा रही है, आपके न्यूट्रिशंस लो हैं ही हैं, और हाई ओवर थिंकिंग ऑलरेडी आपके माइंड सेट है कि आप थोड़ा सा दूसरे लोगों से ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा हैं, दूसरे लोगों से ज़्यादा सोचते ज़्यादा हैं, तो ये सब आपकी पार्ट का ऑलरेडी लाइफ था। और अचानक से आपकी लाइफ में या तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस का एपिसोड आया, या कोई ही फूड इन्फेक्शन हुआ, या कोई पेट से रिलेटेड आपके इन्फेक्शन हुआ। जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने काफ़ी एग्जांपल सुने कि एक बंदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गया है, जब वापस आया उस दिन से के बाद उसकी आईबीएस की स्टोरी स्टार्ट हो गई है। तो कोई स्ट्रेस का एपिसोड नहीं था। मैंने अभी तक रिसेंटली काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, जैसे ही मैंने ग्रुप ज्वाइन किया फॉर अ हेल्प, एक लेडी ने बताया कि उन्होंने गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे के बाद ये पूरा एपिसोड स्टार्ट हो गया। और ऐसे काफ़ी केसेस हैं। तो स्ट्रेसफुल नहीं था, एपिसोड स्टार्ट हुआ, बट हम ऑलरेडी लो ऑन इम्यूनिटी थे, लो ऑन थिंकिंग थे, तो इट बिकम्स एन साइकिल। और जब तक हम इस साइकिल को नहीं समझेंगे, इससे थोड़ा सा निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो इन शॉर्ट अब आईबीएस का डेफिनेशन समझते हैं कि आपके शरीर में कोई भी दिखने वाला इशू नहीं है। सब क्या कहेंगे, सब दिमाग का है, पर ऐसा नहीं है। दिमाग भी है, पेट भी है। तो चलो इसके बारे में अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। और जर्नी स्टार्ट करते करते मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, कुछ यहाँ पे आपको मैं सप्लीमेंट्स दिखाऊंगा कि जो मैंने यूज़ किए हैं। अगर आपको पूरे सप्लीमेंट्स दिखा दूंगा तो आप कहेंगे यहाँ पे मेडिकल स्टोर हैं। मेरे ऑफिस वाले भी यही कहते हैं, मेरे घर वाले भी यही कहते हैं, पर और कोई ऑप्शन था ही नहीं। रिसर्च करना, चीज़ों को यूज़ करना और पता करना। मेरा रिसर्च थोड़ा सा इंडियन ना होके थोड़ा सा यूएस बेस्ड ज़्यादा रहा, क्योंकि मैं वहाँ की चीज़ मैंने देखा कि आईबीएस के केसेस वहाँ थे ज़्यादा, और मुझे ज़्यादा कंटेंट वहाँ पे मिल पाया कंपेयर टू इंडिया। अभी मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में भी आईबीएस के काफ़ी कंटेंट आता जा रहा है, काफ़ी लोग अपनी हेल्प डाल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी लोग आयुर्वेदा की मेडिसिन भी डाल रहे हैं, बट ये सब अच्छी बातें हैं। बट मुझे उस टाइम इतना कंटेंट नहीं मिल पाया था, तो मैंने वो थोड़ी से सप्लीमेंट जो हैं यूएस के लेवल पे ज़्यादा यूज़ किए, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प हुआ है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा आईबीएस का स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ, मैं स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूँ, मे बी ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बट मेरी स्टोरी के साथ क्या हो पाएगा कि आप लोग हर स्टेप पे कुछ ना कुछ रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोग 3 महीने पहले इशू हुआ होगा, किसी को साल भर पहले हुआ होगा, तो आप किस साइकिल पे हैं, अगर मेरी स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं तो हो सकता है आप जल्दी अपने आप को निकाल पाएँ, और हम जैसे ऐसे पागलों की तरह सालों के सालों नहीं चलता रहे आपका ये इश्यूज़। 7 साल पहले मेरे को यहाँ पे चेस्ट में पेन जाना हुआ। मैंने यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया, बड़ा पेन नहीं होता था। उन्होंने ईसीजी सारे टेस्ट किए, D3 B12 लो आया, और कहा कि D3 B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। दूसरा आपका इसमें और कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे वो सप्लीमेंट्स दिए, मैं नॉर्मल नहीं हो पाया। कुछ दिन बाद मैं किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाया। 1-2 ऑर्थोपेडिक को दिखाने के बाद एक अच्छे ऑर्थोपेडिक को दिखाया। उन्होंने बोला कि जयप्रकाश, ये इशू आपके हड्डियों का नहीं है, ये आपके जॉइंट्स का नहीं है, ये आपके स्टमक का है। आपकी रिपोर्ट्स जो कुछ बता रही हैं, इससे बेटर है कि आप किसी नॉर्मल मेडिसिन वाले को दिखाएं और अपने गट के बारे में बात करें। और तब तक इट वॉज शॉकिंग कि मेरे को स्टूल आते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, पर मैं उन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता था। तो स्लोली ये साइकिल स्टार्ट होता है और हमको पता नहीं चल पाता है। हमको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर 2 दिन ठीक रहता है, फिर 1 दिन रहता है, फिर 2 दिन रहता है, फिर धीरे धीरे भूख कम होती जाती है। तो ये ऑल ऑफ सडन नहीं आएगा, स्लोली बढ़ेगा। इसलिए जानना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जितना अर्ली हम इसको पकड़ पाए उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जर्नल मेडिसिन के पास गया, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, बिल्कुल ठीक हो गया। 2 हफ्ते 3 हफ्ते ठीक,
वापस गाड़ी हुई, वापस जनरल मेडिसिन के पास गया, वापस दवाइयाँ ली, वापस ठीक हो गया। अब ये सब दवाइयाँ बताने का मतलब नहीं है कि जो दवाइयाँ ज़्यादा दिन असर नहीं करती हैं, हो सकता है उन्हीं दवाइयों से कोई जल्दी ठीक भी हो जाए। फिर माइंड में यही था कि भाई पेट के हल एलोपैथी में नहीं है तो हम आयुर्वेदिक ट्राई करते हैं। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक ट्राई किया, ऑलमोस्ट 1 साल किया। यही दवाइयाँ होती हैं, कुंजारिस्ट होती है, मुझे याद नहीं आ रही दवाइयाँ, और आरोग्यवर्धिनी, किशोर गूगल, और जितनी भी गोलियाँ होती हैं मुझे याद नहीं है मैंने उस टाइम कौन सा ट्रीटमेंट लिया था। थोड़ा सा रिलीफ मिलता, गाड़ी हुई, तो सोचा 1 साल कर दिया, चलो होम्योपैथी ट्राई करते हैं। होम्योपैथी की गाड़ी दौड़ पड़ी। होम्योपैथी का ऑलमोस्ट 1 साल किया, गाड़ी हुई। थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। और स्टार्ट में आईवीएफ जब स्टार्ट होता है ना, ऑलमोस्ट 2-3 साल, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आपका कमजोरी बॉडी में इतनी नहीं होती है, क्योंकि आप न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो आपकी नींद भी इतनी डिस्टर्ब नहीं रहती है, आपकी इम्यूनिटी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है, और ना ही आपको इतनी कमजोरी रहती है, पर धीरे 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 वो कम होती चली जाती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होने के बाद मैंने कहा चलो ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा पता किया, मैंने कहा अरे पेट का डॉक्टर तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होता है। मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया, और उन गैस्ट्रोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट पहली बार में मुझे लगा। उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया था, उस टाइम तो मैं पढ़ता भी नहीं था, पर अभी मुझे सब ज़बानी याद है। उन्होंने मुझे दिया, स्टार्ट विद रेक्साफेमिन एंटीबायोटिक आपके गट का इन्फेक्शन क्लियर करने के लिए, और उसके बाद विद प्रोबायोटिक्स, एंजाइम एंड सम मल्टीविटामिन्स टू हील योर बॉडी, और 1 एंटी डिप्रेसेंट, उनका नाम है, मुझे नाम मैं भूल गया, चलो। तो लेते ही आप 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक है, एंटीबायोटिक लिया, उससे ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका एंटी डिप्रेशन चल रहा है, आप ठीक हो रहे हो। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं एंटी डिप्रेशन ले रहा हूँ। ठीक चल रहा है, 1-1.5 महीना सब अच्छा चला। फिर वापस 2 महीने बाद गाड़ी ख़राब, वापस उसी डॉक्टर के पास, वापस वही ट्रीटमेंट स्टार्ट। अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान खाने पे देना स्टार्ट किया मैंने, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक दिन रात को याद आया कि मैंने रात को मिठाई खाई थी, कलाकंद जयपुर की, बहुत अच्छी होती है, वो खाई, और अगले दिन मेरा पेट वापस ख़राब हो गया। वापस मैं डॉक्टर के पास गया, उनको बताया कि भाई मैंने मिठाई खाई है और मेरा पेट ख़राब हुआ है। उनका कहना था आप दूध की मिठाई मत खाइए, आप और मिठाई खाइए। मैंने दूध पी सकता हूँ, हाँ पी सकते हैं, ठीक है। गाड़ी चलनी है, वापस वही स्टार्ट, वापस वहीं पे। कई बार साल भर ही करते 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 मैं परेशान हो गया। उसके बाद मैं किसी और कारण से किसी डॉक्टर्स के पास जा रहा था, और ही वॉज अ नॉर्मल फिजिशियन, नॉट अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो मैंने उनको अपने केसेस दिखाया, उन्होंने कहा आप मेरे पास आइए, मैं कुछ टेस्ट करता हूँ, शायद हमको कुछ पता चल पाए। और यहाँ तक मेरे ऑलमोस्ट 5 साल ख़त्म हो चुके थे इन सब चीज़ों में। तो वहाँ जाके उन्होंने मेरा टेस्ट किया, IgG फॉर द एलर्जिक टेस्ट एंड फॉर H पायलोरी। मेरे दोनों सुपर पॉजिटिव आए, सुपर पॉजिटिव, ऑलमोस्ट 1200 के लेवल के पॉजिटिव आए, और IgG लेवल भी बहुत हाई आया। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो कुछ तो मिला है, कहीं से तो सोल्यूशन निकलेगा। मैंने वो रीटेस्ट फ्री और लैब से भी करवाए, क्योंकि आजकल मुझे कंफर्म करना था कि भाई ये टेस्ट इंश्योर करते हैं कि सही हैं। दोनों टेस्ट कराए, बिल्कुल पॉजिटिव आए। मुझे लगा कि भाई डॉक्टर सही मिल गया जिसने मेरा रूट कॉज ढूंढ लिया। उस डॉक्टर ने मुझे H पायलोरी का ट्रीटमेंट दिया। मुझे कोई पेट में, स्टमक में पेन नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। मेरा एक ही शुरुआत से प्रॉब्लम होता था कि मुझे जो भी स्टूल आते थे, स्टिकी आते थे, मैं आधा 1-1 घंटा टॉयलेट में बैठा रहता था, स्टूल्स आते नहीं थे। ना ही वो कॉन्स्टिपेटेड होते थे, ना ही वो बिल्कुल लूज़ होते थे, पर इस बिल्कुल काउ शिट की तरह होते थे, और इतने आव बोलते हैं जिसको, इतने चिपके हुए आते थे कि मेरे को 5-5 बाल्टियाँ डालनी पड़ती थी इंडियन टॉयलेट में, और पूरा टाइम मेरे बट्स पे दाने के दाने निकले रहते थे। वो स्किन का इश्यू और था, जब प्रॉब्लम बढ़ जाए तो स्किन का इश्यू बढ़ जाए, इतनी खुजली हुए, इतनी प्रॉब्लम हुए। तो मेरे को लगा कि H पायलोरी है। चलो, उन्होंने मुझे 10 दिन का कोर्स दिया H पायलोरी का। मैंने बहुत डिसिप्लिन से वो गोलियाँ ली,
उन्होंने बोला अगर आपने एक भी मिस करते हो तो जो बैक्टीरिया है वो हमको दूसरी फिर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, फिर वापस कोर्स करना पड़ेगा, तो ध्यान से लीजिएगा। मैंने बिल्कुल ध्यान से वो लिया। उन दिनों मैं पालकी में घूमने के लिए गया हुआ था, तो मुझे स्ट्रेस भी नहीं था। मेरे फैमिली के साथ मैं ऑलमोस्ट 3-4 ज्योतिर्लिंग करके आया था उसी पीरियड में, और उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे जाके आपकी हेल्थ सुधर जाती है। मैं तो कोइंसिडेंटली वहाँ पे गया था। तो एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट करने के 10 दिन बाद मेरा 10 किलो वेट कम हुआ। मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई, ऐसी ख़राब हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आईबीएस से बड़ा पेशेंट बन गया। मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हो गया, मुझे स्टूल इतने गंदे होना स्टार्ट हो गए, और कॉन्स्टिपेशन भी के अभी मरीज़ बन गया। और उसके बाद मेरे को लेग की वीकनेस कभी लाइफ में नहीं थी, मेरे लेग वीक्स होना स्टार्ट हो गए तब। और मेरे को पैरों में, एक लेफ़्ट पाँव में झुंझुनाहट भी चालू हो गई। तो मैं यूरोलॉजी का भी पेशेंट बन गया। मैं पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट को मैंने बाद में दिखाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उस पॉइंट पे लगा कि हो क्या रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है लाइफ में, उस पॉइंट पे। और उसी जर्नी के दौरान मैं यूएस भी गया था, और वहाँ पे जाके मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स पे पढ़ा। ग्लूटेन फ्री, यहाँ पे नॉर्मली लिखा होता है शुगर फ्री, वहाँ पे लिखा होता है ग्लूटेन फ्री। मैं कही ग्लूटेन होता क्या है, तब तक मुझे कुछ पता नहीं था। तब मैंने पता किया ग्लूटेन के बारे में कि ग्लूटेन एक गेहूं का पार्ट होता है। गेहूं के अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि हर किसी इंसान को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो ग्लूटेन फ्री होता है कि लोगों को एलर्जी होती है। तभी मेरा थोड़ा सा उस पर दिमाग चलना चालू किया। अब मेरे को था कि भाई एच पाइलोरी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने एच पाइलोरी के ऊपर रिसर्च करना चालू किया कि भाई एच पाइलोरी होता क्या है। पता चला कि एच पाइलोरी ऐसा इन्फेक्शन आपके गट में होता है जो कि होने के बाद आपको पेप्टिक अल्सर क्रिएट करता है। और ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 50 to 60% लोगों को एच पाइलोरी है, पर हर किसी को ये इफेक्ट नहीं करता है जिसको पेप्टिक अल्सर होता है। तो मैंने एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट नेचुरल ढूंढना चालू किया। जब मैं वेबसाइट पे गया तो यूएस की वेबसाइट्स पे बहुत कंटेंट मिला, और इसके नेचुरल ट्रीटमेंट्स मेरे को पता चले। तो मैंने कहा चलो, मैं अब एंटीबायोटिक्स तो कर नहीं सकता, 12-14 किलो वज़न कम हो गया, हालत ऐसी ख़राब हो गई कि मैं लाइफ में वापस कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकता। तब मैंने सोचा चलो मैं इसका नेचुरल ट्रीटमेंट करता हूँ। तब मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स मिले, मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दुकान ही नज़र आएगी। मैंने इतने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, और ये तो 50% भी नहीं है। तो तब मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स हैं इसमें से मैं आपको जो बताना चाहूँगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हाँ जी, तब मुझे पता चला ये मेस्टिक गम के बारे में। एक मेस्टिक गम है, उल्टा इमेज आ रहा है, जो भी है, मैं इसको सही किया। हाँ जी, तो ये मैंने मेस्टिक गम लिया। मेस्टिक गम के साथ मैंने, ये काफ़ी कॉस्टली आती है, मानुका हनी। ये न्यूजीलैंड से यूएस में जाती है, यूएस से मैं यहाँ पे मंगाया करता था। ये ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये किलो पड़ती थी। ऑलमोस्ट मैंने 2-3 किलो तो ये ख़त्म की होंगी। और भी मैंने, अगर मैं आपको बताऊँ, मेस्टिक गम लिया मैंने, मानुका हनी लिया मैंने, और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ किए एच पाइलोरी के बॉडी में से निकालने के लिए। बट एट दी एंड उसका टेस्ट होता है स्टूल टेस्ट, वो मैंने करवाया नहीं। जब तक सिम्टम रिलीफ नहीं हो रहा तब तक मैं फ़ील कैसे करूँ। तभी मैं एक अच्छे सेलिब्रिटी डॉक्टर के पास गया, उनको बताया कि एक डॉक्टर ने मेरा ये ट्रीटमेंट किया है। उनका कहना था कि भाई 50 से 70% पॉपुलेशन को इंडिया में एच पाइलोरी है, तो क्या हम सबका एच पाइलोरी ट्रीट करते रहेंगे। एच पाइलोरी ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको IBS है, जो आपका पहले डॉक्टर ने कहा था ये IBS है, ये भी IBS ही है, और आपको IBS का ही ट्रीटमेंट चाहिए। फिर उन्होंने वही एंटी डिप्रेशंस और कुछ मेडिसिन स्टार्ट किया, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी मेडिसिन से मेरे को हाथ में दर्द होना चालू हुआ। मैंने 1-2 फॉलो किए, उनको बताया, उन्होंने मेडिसिन चेंज किया, मैं कंफर्ट में नहीं आ पाया। तो मैं उधर जाके बिल्कुल परेशान सा होने लगा। तब मैंने सोचा कि जब मैं एच पाइलोरी का रिसर्च कर रहा था, तो तब मुझे काफ़ी पेशेंट्स की स्टोरीज पढ़नी पड़ी। तब मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चल पाया कि कैसे ये IBS अगर है तो कैसे ब्रेन की बीमारी होती है, कैसे घट पे इम्पेक्ट करती है। और सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट इस पे जा रहा था मेरे साथ, वो था
रिक्साफेमिन या रीफागुड। अब एक्चुअली में इंडिया में ये एंटीबायोटिक मिलती है 300 रुपये की, राइट, और यूएस में ये एंटीबायोटिक का कोर्स मिलता है 70 से 80 हज़ार रुपये का, और उस पर ये एंटीबायोटिक मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती। तो वहाँ के पेशेंट क्या करते हैं, यहाँ तो कुछ पेशेंट मजबूरी में नेचुरल ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें पैसा उनका कम लगेगा, $40-50 का एक बॉटल आएगा, जो कि हमारे लिए बहुत कॉस्टली है। और यहाँ वो पेशेंट जो कि एंटीबायोटिक्स को सहन नहीं कर सकते, जैसे मैं था, मैं उसके बाद काफ़ी बार एग्जामिन ले चुका था ऑलमोस्ट 7-8 बार ले चुका था, 2-3 बार अपने से और 4-5 बार डॉक्टर के बोलने पर। हर बार वो असर करती थी, कब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा था। तो मुझे रिक्साफेमिन का सब्स्टिट्यूट ढूंढना था, और आई वॉज हैप्पी कि मुझे रिक्साफेमिन का नेचुरल सब्स्टिट्यूट मिला। वो था एक नहीं दो, ये है एक एलिसिन, आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, गार्लिक, राइट, ये नॉर्मल गार्लिक टैबलेट्स नहीं होते हैं, गार्लिक के अंदर एक पोटेंटेड पार्ट होता है उसका, वो होता है एलिसिन। वो एलिसिन बहुत ही एंटीबैक्टीरियल होता है, और जैसे हमारी बॉडी में हम कोई भी एंटीबायोटिक्स, जो रिक्साफेमिन होती है वो एंटी एब्जॉर्बिंग एंटीबायोटिक होती है, तो वो थोड़ी सी सेफ होती है दूसरी एंटीबायोटिक से, क्योंकि वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करती, वो गट में ही रहती है, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती है। बाकी सब एंटीबायोटिक्स ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए मेरे को एच पायलोरी की एंटीबायोटिक से इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने ये वाला जो मैंने आपको बताया एलिसिन, और दूसरा ये है बर्बरीन प्लस। ये बर्बरीन इंडिया में अमेजन की वेबसाइट पे और काफ़ी जगह दारू हल्दी के नाम से अवेलेबल है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं यूएस के पेशेंट्स का इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था, और उन्होंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मैं चाहता था कि मैं उसी टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करूं, चाहे थोड़े कॉस्टली हों मेरे लिए, बट एटलीस्ट मुझे क्वालिटी का, बर्बरीन चाहे यहाँ मिल रहा है कहीं पे भी मिल रहा है, हर ब्रांड की क्वालिटी ऊपर नीचे होगी, और मैं अपनी लाइफ का साल भर ट्रीटमेंट के लिए दे दूँगा, और पता चलेगा कि प्रोडक्ट सही था, बर्बरीन सही थी, बट उसकी जो क्वालिटी सही नहीं थी, उसी वजह से वो ट्रीटमेंट मेरा नहीं हो पाया। तो ये आपको बताऊंगा कि मेडिसिन का चूज़ करना भी बहुत अच्छा ज़रूरी है। अब उस टाइम पे मैं एक और डॉक्टर, और ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने कभी भी एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी नहीं कराई थी, क्योंकि मुझे पता था ये नॉर्मल ही आने वाली है, पर स्टिल अपनी शांति के लिए मैंने एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी भी करवाई, मैं और अपनी वाइफ को साथ में लेके गया। मैं आगे वो डिस्कस करूँगा कि हमारे फैमिली वाले हमारे इस इश्यूज़ को नहीं समझ पाते, वो केस मेरे साथ भी इनिशियली था, बट बाद में मैंने अपनी वाइफ को काफ़ी इन्वॉल्व किया, डॉक्टर के पास ले जाना स्टार्ट किया, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी के साथ लेके गया, और उनको मैंने पहले ही बताया कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देने वाला है, पहले ही बता चुका था। डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद मैंने डॉक्टर को बोला कि आपको, जब मैं अपने डिटेल्स बता चुका हूँ कि ये एंटीबायोटिक्स में ऑलरेडी क्योंकि एंडोस्कोपी नॉर्मल निकला, कोलोनोस्कोपी नॉर्मल निकला, अंदर से बस एच पायलोरी निकला, अब मैं डॉक्टर्स को बता चुका हूँ कि मैं ये ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, तो आप ये ट्रीटमेंट सेम एंटीबायोटिक्स कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वो मेरी बॉडी के लिए रजिस्टर हो चुकी है, और अभी भी एच पायलोरी है, तो आपको एंटीबायोटिक चेंज करना चाहिए। ये चीज़ें मुझे नॉलेज में आई, डॉक्टर ने वही मेरे को 8 दिन का रिक्साफेमिन लिखा और न्यू एंटीबायोटिक्स लिखे, वो एंटीबायोटिक्स में लेने के लिए रेडी नहीं था। ये प्रोडक्ट मैं मंगा चुका था, पर मैं थोड़े ही ले लिए थे, एक वीक के लिए। मुझे लगा कि ये सही टाइम है, मैंने एक प्लान बनाया, मैंने रिक्साफेमिन लास्ट टाइम 10 दिन के लिए लिया। वो 10 दिन लेने के बाद मैंने अपना ये नेचुरल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने बर्बरीन प्लस एलिसिन का यूसेस करता गया, और उसके साथ मैंने 2 और प्रोडक्ट मंगाए थे, जो कि मैंने सर्च किए थे कि काफ़ी बढ़िया होते हैं IBS के ट्रीटमेंट के लिए। ये है डिस्बायोसाइज, ये अपना बायोटेक्स रिसर्च के प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है यूएस में, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये डिस्बायोसिस प्लस इसका एक कॉम्बिनेशन आता है FC सिडाल के साथ, FC सिडाल।
ये 4 चीज़ें मैंने यूज़ करना स्टार्ट की। ऑलमोस्ट मैंने 2 महीने स्टार्ट की, 2 महीने 3 महीने मैंने ये प्रोडक्ट लिया, 2 से 3 महीने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 3 महीने प्रोडक्ट लेने के साथ साथ मैंने बहुत बड़ा डाइट में चेंजेस किया। अब यह पॉइंट आता है जब मैंने स्टडी किया, मुझे पता चला जब तक हम डाइट चेंज नहीं करेंगे मेडिसिन काम नहीं करेगी फिर वहीं पे आएंगे, करेगी फिर वहीं पे आएंगे। आपका मेंटल इम्पैक्ट हो चुका है, आपके पेट में इम्पैक्ट हो चुका है, तो आपको डाइट पे काम करना पड़ेगा। अगर आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपने डाइट पे काम नहीं किया तो ये मेडिसिन लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा और आप वही सर्कल में चलते रहेंगे। उसको मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा बाद में कि वो सर्कल क्रिएट कैसे होता है। हाँ, तो ये डाइट में चेंजेस करने के बाद अब मेरा डाइट क्या था? ग्लूटेन फ्री, डायरी फ्री, शुगर फ्री। बहुत डिफ़िकल्ट डाइट था। इंडियन डाइट में दही दिन में 2 बार रोज़ खाता था। बिना दही के मैं कुछ भी लाइफ में चीज़ इमेजिन नहीं कर सकता था। और वीट, इंडियंस विदाउट वीट कैसे चल सकते हैं? बट लाइफ इतनी स्ट्रगल हो गई थी कि मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। अगर मुझे बोला गया कि ये प्रोडक्ट पूरी लाइफ भर खाना है, शायद मैं खाना स्टार्ट कर देगा। वो अलग बात है, उससे मेरे को दूसरे डिप्रेशन हो जाते। तो मैंने वो स्टार्ट किया और मैं एक जर्नी पे था। अभी तक मैं वो जर्नी पे हूँ, मैं पूरी तरीके से निकल नहीं पाया हूँ। पर मैंने रियलाइज़ किया जब मैं इस ग्रुप को ज्वाइन किया कि मुझे 1.5-2 साल से कोई कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं है। मैं रोज़ जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ। क्वालिटी ऑफ स्टूल वैसा नहीं है जो कि मेरा 5-6 साल पहले था, बट स्टिल आई एम नॉट कॉन्स्टिपेटेड। आई एम नॉट कि मेरा ऐसा नहीं है कि पॉट पे स्टिक हो रहा है और मैं परेशान हो रहा हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं 70-80% अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाया हूँ। अगर मुझे कोई सल्यूशन नहीं मिला है, एटलीस्ट मैं उस लेवल तक पहुँचा हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं पूरा 100% आज नहीं तो कल निकल जाऊँगा। पर उस निकलने का भी तो एक जर्नी है ना। हम चाहते हैं कि भाई एक मेडिसिन लें और हम ठीक हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। आप ये जर्नी लीजिए, इसमें आप एक अपने लेवल को ऊपर लेके जाइए। और अगर उस लेवल पे ऊपर गए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, आप कुछ भी यूज़ कीजिए। आप देखिए एंटी बैक्टीरियल बर्बरीन है तो उसका रिप्लेसमेंट आप हल्दी के साथ कर सकते हैं। हल्दी अच्छी क्वालिटी की है, उसमें कुकुमिन है, वो सब यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स और बताने वाला हूँ जो हमारे होम में हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं अच्छा सोल्यूशन चाहिए था जो लोगों ने किया, इसलिए मैंने ये काफ़ी प्रोडक्ट्स मंगाए। काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने बहुत कुछ यूज़ किए हैं, मैं उस सबको वीडियो पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर जो मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया। तो डाइट में चेंज कर क्या? अब डाइट में मैं क्या क्या खाता हूँ? मैं वीट नहीं खाता, ग्लूटेन नहीं खाता, डायरी नहीं खाता, डायरी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं खाता, शुगर भी नहीं खाता। अब डाइट के साथ सबसे बड़ा चेंज मैंने क्या किया, जो हम सब बचपन से जानते हैं पर आई थिंक 100 में से 95 लोग वो नहीं करते, खाना नहीं चबाते। हाँ जी, खाना नहीं चबाते। और मैं भी उनमें से था, मैं खाना ढंग से नहीं चबाता था। और खाना चबाने का प्रोसेस सीखने में मुझे कम से कम ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने का टाइम गया। और वो ऐसे आइसोलेशन में गया। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, कल एक डाइट आप चबा के खा लेंगे, 2 डाइट चबा के खा लेंगे, फिर भूल जाएंगे। आपको इसके लिए प्रोसेस करना होगा कि आप चबा के खाएं कैसे, आपको हर टाइम याद कैसे रहे। हर डाइट में बैठते टाइम आपको याद रहेगा तो आप चबा के खाएंगे। आप चबा के क्यों खाएं? वो कहते हैं ना, अगर आंतों का काम दांतों से कराओगे तो बीमार हो गए, राइट? बट क्या केवल चबाना ही होता है? जो चबाना, तो ऐसे तो हम खिचड़ी खा लें, वो बिल्कुल बारीक होती है, उसको चबाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली आप सबको पता है जो सलाइवा होता है वो उसके अंदर जितना ज़्यादा घुलेगा उतना ज़्यादा डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। अब मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था कि सलाइवा घुलना चाहिए, पर सलाइवा क्यों घुलना चाहिए, क्या करता है? एक्चुअली सलाइवा हमारे गट के लिए कम्युनिकेशन का काम करता है। जो सलाइवा जितना खाने में घुलेगा उतने उसके एंजाइम्स उसको पता चल पाएंगे, उतनी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे पाएगा और ब्रेन अकॉर्डिंगली एंजाइम सिक्रीट कर पाएगा। तो ये आईबीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है चबा के खाना, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं
गट और ब्रेन के कनेक्शन का है, गट एंड ब्रेन के मिसकम्युनिकेशन का है, और उसमें सबसे बड़ा पार्ट है चबाना। अगर हम चबाएंगे नहीं तो वो हम हील हो भी जाए बट हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मैंने बहुत मेहनत की उसके ऊपर, बहुत इजी नहीं था और आज भी मैं गलती करता हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं पहले से बहुत बेटर चबाने लगा हूँ। दूसरा, मैंने फूड चेंज किया। जैसे मैंने अपने फूड में स्प्राउटेड ग्रेन्स ऐड किए। कई लोगों को सूट नहीं करते पर मुझे वो सूट कर जाते हैं, मुझे इतनी गैस नहीं होते। सेकंड बिगेस्ट थिंग, साउथ इंडियन फूड फर्मेंटेड होते हैं। इडली हुआ, डोसा हुआ, उत्तपा हुआ, और उसी आटे से बना हुआ ऑमलेट टाइप चिल्ला हुआ। यानी कि एक वीक छोड़ा, 4 प्रोडक्ट हफ्ते के मिल गए। देन थोड़े बहुत मिलेट्स ऐड किए हैं। मिलेट्स मैंने रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। आप मिलेट्स का डिटेल्स और देख सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने तो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। मिलेट मैन क्या के हैं, उनका आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि आप मिलेट, जो वो कह रहे हैं कि मिलेट से काफ़ी बीमारियाँ सॉल्व होती हैं, बट एटलीस्ट हम इंक्लूड तो कर सकते हैं। वीट छोड़ेंगे तो मैं तो कह रहा हूँ तो आप मिलेट्स ऐड कीजिए। और मैंने काफ़ी सलाद एंड रॉ वेजिटेबल्स भी यूज़ किए थे, क्योंकि मुझे लगता था पेट के लिए सलाड्स अच्छे होते हैं, वेजिटेबल्स अच्छे होते हैं। पर बाद में मुझे पता चला, अभी रिसेंट मेरा एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, उस पर मैं आऊँगा, कि भाई ज़्यादा फाइबर आपके स्टमक को प्रॉब्लम करेगा। आईबीएस वालों के लिए जस्ट उल्टा है। नॉर्मल लोगों के लिए रॉ वेजिटेबल अच्छा है, उनके लिए सैलड अच्छा है, पालक अच्छा है। हमारे लिए जस्ट फाइबर प्रॉब्लम करेगा, तो वो मैंने रिड्यूस किया। दूसरा, मैं ज्वार का चपाती खाता हूँ मोस्टली। जब भी चपाती की ज़रूरत होती है ज्वार का खाता हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं ग्लूटेन फ्री आटा मंगाता हूँ अमेजोन से। पहले मैं तो रोटी में भी वही यूज़ करता था, पर अब मुझे ज्वार का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी आलू का पराठा बनाना होता है या प्याज का पराठा बनाना होता है तो मम्मी बनाती है, पर वो कभी कभी रहता है, हफ्ते में एक बार। और मैंने ऑयल चेंज किया। कुकिंग ऑयल बहुत मैटर करता है। हम जो ऑयल खा रहे हैं वो रिफाइंड होता है, रिफाइंड होने के बाद प्रोसेस्ड होता है। मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा, और अगर मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकता हूँ, पर आप उसका डिटेल्स ले सकते हैं किसी भी यूट्यूब वीडियो पे कि वो ऑयल क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आप कोई भी हो, कोकोनट ऑयल हो या ब्राउन नट ऑयल हो, मूंगफली का तेल हो, या कोई और भी तेल हो जो कि कच्ची घानी का है, जो कि प्रोसेस नहीं हुआ हुआ है, वो यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। नॉर्थ में लोग सरसों का तेल भी यूज़ करते हैं, वो करना चालू कीजिए। और नमक चेंज किया। सॉल्ट, जो सी सॉल्ट छोड़ के हमने रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। सेंधा नमक हो या काला नमक हो, हम वो यूज़ करते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये बहुत मैटर करती हैं। और क्यों करती हैं मैटर? क्योंकि जब आपको आईबीएस से लड़ना है तो आपको पूरी मुट्ठी के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो आपको मैं ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। और उसके बाद इतना खाना चेंज करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और उसका उसके अगले दिन आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अभी कोई कहेगा कि मेरे लिए पोटैटो अच्छा है, पर किसी के लिए पोटैटो बिल्कुल ख़राब है। मेरे लिए राइस अच्छा है, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द डाइट में राइस ही रहता है, पर किसी के लिए वो बेकार है। तो आप पता देखिए, आपको वो फूड नेक्स्ट दिन आपके मूड को बताएगा, आपके ब्रेन को बताएगा, आपकी बॉडी को बताएगा, आपको फ्रेशनेस देगा। मुझे तो खाने के बाद 2 घंटे बाद किसी खाना जो मेरे को सूट करते हैं वो ज़्यादा फ्रेशनेस देते हैं। तो आप वो बनाना स्टार्ट कीजिए और वो लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या होता है, हम अच्छा खाना खाएंगे जो बॉडी के लिए मुताबिक सही है, नेक्स्ट दिन हमको प्रॉब्लम्स फील नहीं होंगे ना, तो हमको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होती है हम नॉर्मल चलते रहेंगे, बट जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें पता चलता है। तो जो खाने हमारे लिए अच्छे हैं वो पता करने के लिए हमारे को लिखने का हैबिट जानना चाहिए। और लिखना इसलिए ज़रूरी भी है, वो मैं आपको स्ट्रेस पे आऊँगा कि मैंने स्ट्रेस मैनेज कैसे किया, इसलिए वो लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, मैंने पूरा डाइट नहीं बता पा रहा हूँ, बट मेन यही है कि मैं राइस यूज़ करता हूँ मोस्टली, साउथ इंडियन फूड यूज़ करता हूँ, पोहा यूज़ करता हूँ, और गुड़ में चपाती करता हूँ। बाकी सब्जियाँ तो जो आप खाते हैं सब सब्जियाँ, दाल, उसमें मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। इवन इडली उड़द की दाल की बनती है, अगर आप चाहें तो दूसरी दालों से भी बना सकते हैं, बिना दाल की भी बनती हैं, पर वो आपकी चॉइस है। और वो आप खा के देख सकते हैं कि वो आपको अच्छा और रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं दे रही है।
अब इसमें एक नेक्स्ट स्टेप था डाइट के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट। सब बोल देते हैं वीडियो पे कि यार स्ट्रेस कम लो, अरे कैसे स्ट्रेस कम ले? स्ट्रेस पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने सीखा कि स्ट्रेस में जाना गलत नहीं है। अगर आपके सामने अचानक कोई शेर आ जाता है, या अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या आपके बच्चे को आपको बचाना है, आपकी फैमिली को कहीं बचाना है, अचानक से कुछ हो रहा है, कोई शेर आ गया है या कोई कुछ भी अचानक आए, तो वो बॉडी स्ट्रेस में आएगी, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लाइफ टाइम में स्ट्रेस में आएगी। स्ट्रेस आना प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस में रहना प्रॉब्लम है। और आईबीएस के पेशेंट्स के साथ मोस्टली ये होता है कि वो दिन भर सोचते रहते हैं, दिन भर दिमाग का यूज़ करते रहते हैं, और वो मैं भी करता हूँ। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारा कहते हैं कि दिमाग का यूज़ हमने 10% भी नहीं किया है, 5% भी नहीं किया। पर मैं कहता हूँ कि भाई एक बात के बाद दिमाग ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी जवाब देना स्टार्ट कर देती है। तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ स्टेप्स लिए कि मैं अपनी डिक्शनरी में, अपनी लाइफ में 5 प्रायोरिटी आइटम्स रखता हूँ, उस पर काम करता हूँ, बाकी सबको भूल जाता हूँ। रखता हूँ, लिख के रखता हूँ, और हुए तो हुए, नहीं तो नहीं हुए। क्या होगा कि मेरे आज के लिए, मेरे हफ्ते के लिए, मेरे महीने के लिए वो 5 प्रायोरिटी हैं। तो उससे क्या होता है कि मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होता है। ऐसे नहीं कि मैं हर चीज़ को सोचता रहूँ, हर चीज़ को करता रहूँ। ये मेरी 5 प्रायोरिटी हैं, उसको करना है। और दूसरा एक जो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और मेरे पास हुआ है, मीटिंग विथ योरसेल्फ। अपने साथ मीटिंग करो। सारे दिन सोचते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अब उसको कम करने का एक ही तरीका है कि मैं सुबह शाम को 5 मिनट की मीटिंग कर ली, नोट डाउन कर लिया क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अब समझ लो मेरे को ये दवाई लेनी है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ऐसे लेनी है, ऐसे करनी है। मैं सारा टाइम आईबीएस का सोचता रहूँगा, सोचता रहूँगा, सोचता रहूँगा। तो उससे मेरा दिमाग ज़्यादा यूज़ होगा, और इस पर इम्पेक्ट होगा तो पेट पे होगा। तो कहीं ना कहीं मैं उस साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने डाइट तो ठीक कर लिया, अगर मैंने स्ट्रेस को ठीक नहीं किया तो कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। समझ गए ना आप? तो आप डाइट ठीक कर रहे हैं, आप पेट पे हील होना स्टार्ट कर रहे हैं, आपके हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं, पर राइट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। तो मैं सब कुछ लिख लेता हूँ, सब कुछ लिख लेता हूँ, और उसी हिसाब से है ना, क्या कहते हैं, प्लान करता हूँ। कई बार नहीं खरा उतरता उन चीज़ों पे, पर कई बार उतर भी जाता हूँ। और मैं कुछ साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ता हूँ। जैसे एक बुक है द रोड लेस ट्रेवल्ड, साइकोलॉजिकल बुक है, एक राइटर ने लिखा है। उस बुक का फर्स्ट लाइन जब स्टार्ट होता है बुक, उसका फर्स्ट लेटर है लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। ऑथर का कहना है कि हम माइंडसेट ही बना के आए हैं कि लाइफ इजी रहेगा, हमारा माइंड मेंटल लेवल ही बना के चले हैं कि लाइफ इजी रहने वाला है। द दिन हमें पता है कि लाइफ डिफ़िकल्ट है, ये आईबीएस का इशू है, किसी को भी हो सकता है। हम आईबीएस वालों को क्या लगता है कि हमको कैंसर हो जाता, या हमको एक हाथ टूटा हुआ मिल जाता, या इससे बड़ी दूसरी बीमारी हो जाती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बीमारी अपने प्रॉब्लम्स लेके आती है। हाँ, कभी कभी जैसे मुझे बीच में 1-1.5 साल पहले डेंगू हुआ था, तो लोगों को लगता था अरे डेंगू हुआ, डेंगू हुआ, डेंगू हुआ, कैसे ठीक हुआ, कैसे ठीक हुआ। पर मेरे को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, क्योंकि मुझे लगता था अरे डेंगू ही तो हुआ, 1 महीना 15 दिन हॉस्पिटल में रहे, 15 दिन घर पे हुए, रिकवर हो गए, लाइफ नॉर्मल हो गई। पर इस आईबीएस ने तो हमारी लाइफ की वाट लगा दी है। पर एट द सेम टाइम ये एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ डिफ़िकल्ट ही रहने वाली है, लाइफ ईजी नहीं होने वाली है, राइट? तो वो माइंडसेट बनेगा तो लाइफ को ब्रेन को एक्सेप्टेंस आएगी, और ब्रेन को एक्सेप्टेंस आएगी तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे अकॉर्डिंगली। और नेक्स्ट स्टेप जो मेरे को हेल्प करता है, डिटेच योरसेल्फ। हमारे गीता के सार में लिखा है कि अपने आप को अपने आप को अपने से अलग कर लीजिए। मुझे शायद लाइफ में कभी वो समझ नहीं आ पाया, पर जब मैं ये नियम देखता हूँ और मैं अपनाता हूँ, जब मैं अब आईबीएस का पेशेंट बन के डिप्रेस बैठ के बैठा रहूँगा तो कुछ नहीं होने वाला। जब मैं अपने आप को अपने से निकालूंगा, एक दूसरे जयप्रकाश को ऐसे व्यू देखूंगा कि भाई, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि इसमें क्या क्या करना है। तो अगर मैं उस दुखी इंसान से बाहर आकर निकल के कुछ डिसीजंस ले पाऊँगा, तो मैं कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ रूटीन, डाइट,
जो भी है। तो हमको अपने से अलग होके बात करना पड़ेगा। जब तक हम अपने में घुसे रहेंगे हम स्ट्रेस रहेंगे। हम अगर किसी और को IBS को हमको भाषण देना हो तो हम बहुत दे पाएंगे, पर अगर हम खुद को देना हो तो हमें लगेगा कि भाई ये तो दुनिया की सबसे बड़ी महामारी हो गई है। तो अपने से डिटैच होना चालू कीजिए और प्लान बनाइए, हर चीज़ का प्लान बनाइए, राइट डाउन कीजिए। जब तक आप राइट डाउन नहीं करेंगे वो दिमाग में रहेगा, चलता रहेगा। लिखेंगे, पेपर पे आ जाएगा तो दिमाग में थोड़ा कम आएगा। अपने आप से सुबह शाम मीटिंग कीजिए और फॉलो कीजिए, और थोड़ा सा स्लो हो जाइए लाइफ में। मैं थोड़ा फास्ट होता था, हर चीज़ जल्दी करना है, जा टाइम से पहले करना है, बहुत सीरियसली लेना है। लाइफ में ऐसा सिखाया कि भाई अब लाइफ को थोड़ा कम सीरियसली लो, नहीं सीरियसली लेना, नहीं परफेक्शन चाहिए। हेल्थ है तो सब है। चलो मैं अब नेक्स्ट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। अब ये आपको तो पता होगा कि स्ट्रेस कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है आपके डाइजेशन को। आपको ये पता होगा आपकी बॉडी का 80% ब्लड आपके पेरिफेरी में रहता है, जो कि आपके हाथों के आसपास है। हमेशा 80% यहाँ रहता है। जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस एपिसोड आता है वो आपके हाथों में, पाँव में, ब्रेन में पहुँच जाता है। टू फाइट विद दैट स्ट्रेस, सामने शेर आ गया, वो आता नहीं है शेर, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। सामने कोई भी स्ट्रेस आ गया, वो ब्लड आ गया आपके हाथों में, टू फाइट दैट, भागना है, चलना है, कि आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स है वो। पर हम स्ट्रेस में रहना चालू कर देंगे तो ब्लड जहाँ पे रहना चाहिए, डाइजेस्ट करना चाहिए, वो वहाँ नहीं रहेगा, हमारे हाथ पाँव में रहेगा। तो वो डाइजेशन कैसे कर पाएगा? तो आप इस पॉइंट को समझिएगा कि ये न्यूरो सिस्टम के लिए स्ट्रेस होना प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस में रहना प्रॉब्लम है। तो अब स्ट्रेस के एपिसोड आ रहे हैं लाइफ में, आते जाते रहेंगे, वो कोई स्टॉप नहीं कर सकता, हर किसी की लाइफ का पार्ट है। बट ट्राई कीजिए कि आप उससे जल्दी से बाहर आएँ, थोड़ा सा डिटैच हैं और उससे निकलें। अब उसके ऊपर IBS में कोई क्वेश्चंस हैं कि भाई लोगों को सुसाइडल थॉट आते हैं, उनको लगता है कि फैमिली में कोई समझ नहीं सकता, होता है कि लाइफ वेस्ट हो गया है, अब ये डिसीज़ क्योर होने वाला नहीं है। मोस्टली IBS में लोगों को स्टमक पेन रहता है, क्रैम्प्स होते हैं, बॉडी पेन होते हैं, नींद सही नहीं आती है, सुबह थकान लगता है, फटीग लगता है, और भी पता नहीं कितनी बीमारियां उसके साथ हो सकती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, हो रहा है तो आप नॉर्मल है। आप ये मत सोचिए कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। IBS होगा, पेट खराब होगा, न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा तो दिमाग नहीं चल पाएगा, तो ये नॉर्मल है। सुसाइडल थॉट आना, स्ट्रेस होना, ये सब नॉर्मल है। तो आप इसको कुछ बड़ा मत मानिए, ये सब होगा। अब इनसे निकलने के लिए आपको ये सब जो मैंने बताया है, जो कि मैंने सही तरीके से नहीं बता पाया क्योंकि मैं कोई यूट्यूब वीडियो बनाने वाला नहीं था, पर मैंने सोचा कि चलो कुछ मेरा जर्नी में अगर आप लोगों के साथ शेयर करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, वो भी इतने बड़े वीडियो में आपको बहुत टाइम जाने वाला है सुनने के लिए, बट आई थिंक सो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा जो कि आप अपने लाइफस्टाइल में डाल सकते हैं। हाँ, अब अदर देन डाइट, अदर देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, और मैंने क्या किया, मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट किया। ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में मैं कुछ भी नहीं खाता, लंच से डिनर के बीच में मैं कुछ भी नहीं खाता। आप कुछ खाते हैं, एक डाइजेशन प्रोसेस होता है। नॉर्मली से बचपन से हमारी आदतें हैं, बिस्किट खा लिया, नमकीन खा ली, कुछ भी खा लिया। खैर आजकल तो वो वीट बंद करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया कि कुछ भी खाना बंद ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि ना आप बिस्किट खा पाते हैं ना दूसरी चीज़ें खा पाते। तो अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद है और मुझे मिली है, समझ लीजिए कि खजूर मुझे खाना है, मीठा है, जो मैं खाता नहीं, पर अगर मुझे खाना है तो मैं लंच के बाद खाऊंगा, लंच के साथ खाऊंगा, मैं उससे अलग आइसोलेशन में नहीं खाऊंगा। या आलू की वेफर है जो मुझे पसंद है, जो मैं खा सकता हूँ, तो मैं वो ट्राई करूँगा कि लंच के साथ खाऊँ, अलग नहीं खाऊँ। भूख लग रही है तो उसको एक मील ही मानिए, अगर आप 4 मील लेने हैं 4 मील लीजिए, पर बीच में खाना जितना बंद करेंगे आप पूरा एक डाइजेशन प्रोसेस को एक टाइम देंगे। मेडिटेशन ने मेरे को बहुत हेल्प किया है मुझसे। अब आप कहेंगे मेडिटेशन क्या बोरिंग काम है, क्या चुपचाप रख के बैठ जाओ, क्या होता है मेडिटेशन से? मैंने मेडिटेशन के ऊपर बुक्स पढ़ी, डॉक्टर रमेश करके हैं, उन्होंने पूरी साइंटिफिक रिसर्च की है इसके ऊपर कि एक पेशेंट को मेडिटेशन करते हुए ठीक करते हैं और एक नॉर्मल पेशेंट है विदाउट मेडिटेशन ठीक करते हैं तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। वो सब रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है।
अब लोगों को लगता है मेडिटेशन सीखें कहाँ से। मैं आप सबको कहूँगा, कोई भी आपको मेडिटेशन सिखा नहीं सकता। मैंने एक एग्जांपल सुना था किसी तो यूट्यूब चैनल पे ही, कि अगर दूसरे प्लेनेट से कोई एलियन यहाँ पे आता है और अगर आपसे पूछे कि मुझे सुलाना सिखाओ, कि मैं सोऊं कैसे, आप रोज़ सोते हैं तो आप क्या उसको सोना सिखा सकते हैं? मोस्टली आंसर उनके ऐसे ही आते हैं, भाई सोना कैसे सिखाएंगे। आप क्या सिखा सकते हैं कि भाई ये बेड ले ले, अच्छा सा बेड, कैसा तकिया चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, टेम्परेचर कंफर्टेबल चाहिए कि ना गर्मी हो ना सर्दी हो, लाइट कंफर्टेबल चाहिए, लाइट बंद रहे, आवाज़ ना आए। आप उसको कंफर्ट करवा सकते हैं, आप उसको सुलवा नहीं सकते। वो उसकी खुद की जर्नी है, उसको नींद अपने आप आएगी। सिमिलरली मेडिटेशन में मैंने ये सीखा कि आप कहीं से सीख नहीं सकते, ये आपकी खुद की जर्नी है। आप उसको टाइम लेना स्टार्ट कीजिए। 10-10 मिनट के 3 पार्ट भी रखेंगे पहले, कि एक सुबह उठते टाइम, एक रात को सोते टाइम बहुत ज़रूरी है, और तीसरा आप दिन में कभी भी आप रिलैक्स करके उठे हैं, आपको वापस एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप डायरी छोड़ चुके हैं, चाय पी नहीं रहे हैं, कैफीन पी नहीं रहे हैं, तो आपको कुछ तो ऑल्टरनेट चाहिए, राइट। तो तब आप है ना उसको इंक्लूड कीजिए। अब चाय छोड़ने की बात आई, तो चाय आप अचानक से चीज़ें मत छोड़िए। आप अचानक से वीट छोड़ देंगे, 4 दिन बाद आपकी हालत और ख़राब होगी और स्ट्रेस बढ़ेगा, कहोगे मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, और कमज़ोरी के चक्कर में आप वापस स्टार्ट कर दोगे। स्लोली स्लोली चाहिए। पहले आप चाय तो बंद कीजिए, चाय बंद करेंगे, चाय का रिप्लेसमेंट लाइए कि लेमन टी पीना स्टार्ट कीजिए। ग्रीन टी तो आपको नहीं अच्छा लगे, मेरे को नहीं अच्छा लगता था, लेमन टी पीना स्टार्ट कीजिए। तो क्या होगा कि उस टाइम आपको कुछ रिप्लेसमेंट मिलेगा। फिर लेमन टी पीते पीते मैंने 1-1.5 महीने बाद लेमन टी अपने आप छूट गई। अब मैं कभी पीता हूँ, कभी नहीं भी पीता हूँ। अब चाय की आदत पूरी छूट चुकी है। और रात को मेडिटेशन जब करता हूँ तो मैं ऑयल का मसाज कर लेता हूँ कि रात की नींद में मुझे हेल्प करे। तो वो एक ऑयल का मसाज मुझे हेल्प लगता है। रोज़ सन में जाना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक खोज किया कि विटामिन D3 बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। पर मैं कहता हूँ कि ये तो केवल खोज हुई है 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो भी बोलो, उससे पहले तो खोज हुई नहीं थी। अब कितने विटामिन हो गए जो सन से हमको मिलते हैं, जो हमको पता भी नहीं है। तो हमारा सन में जाना बहुत ज़रूरी है। सन में जाएंगे तो आप स्वेट करेंगे, ज़्यादा मेहनत करे बिना स्वेट करेंगे तो आपको ये पता होगा कि काफ़ी स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, जो हैप्पी करने वाले हमारे को स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, उसमें से 2-3 हार्मोन्स तो सीक्रेट ही एक्सरसाइज करने पे होते हैं, स्वेटिंग पे होते हैं। तो हमको अगर ब्रेन का ध्यान देना है तो एक्सरसाइज और ये तो करना है। अब अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि भाई एक्सरसाइज करना। अब क्या होता है, आईबीएस में आदमी इतना परेशान, इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैसे करेगा? मेंटल मन नहीं है, मन ही नहीं होता। ना मूवी देखने का मन, ना किसी से मिलने का मन, ना बाहर जाने का मन, ना कुछ खाने का मन, सारा मन ख़त्म हो गया। तो एक्सरसाइज कैसे करेगा? मन ही नहीं करेगा। पर हमको उस साइकिल से निकलना है, बाहर जाना है, सन में बैठना है, थोड़ा लाइट प्राणायाम करने हैं। तो क्या होगा, आपका थोड़ा सा उस साइकिल में आना स्टार्ट होंगे। और जिस दिन ज़्यादा अच्छा मन कर रहा है उस दिन थोड़ी सी स्लाइटली एक्सरसाइजेस कर लें। वो करते करते आप साइकिल में आ सकते हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ, वापस निकल जाता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ, वापस निकल जाता हूँ, पर इससे जर्नी, और कभी ना कभी वो साइकिल में आ ही जाता है। और हो सके तो कोई एक्टिविटी सेट कर लीजिए, जैसे डांस हुआ, म्यूज़िक हुआ, या कुछ खेलना हुआ जो आप बचपन में करते थे, आपको अच्छा लगता है। क्या होता है कि वो, चाहे अभी वो हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा, आईबीएस में इंटरेस्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, बट आपको करना पड़ेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल चेंज में खाना चबाना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। खाना चबा के नहीं खाएंगे, पेशेंट्स नहीं होंगे। हमारे आईबीएस के मोस्टली पेशेंट्स मैंने जो देखे हैं ना, वो जो फास्ट चीज़ें करना चाहते हैं, जल्दी 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 जल्दी, इसलिए वो खाना भी जल्दी खाते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मेरे नेक्स्ट आते हैं कुछ सप्लीमेंट्स जो फूड भी हैं, जो मेरे को बहुत काफ़ी हेल्प किए, बहुत ज़्यादा हेल्प की। 2 सप्लीमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ जो कि मेरे पास पड़े हैं, अब वो मैं लेता नहीं हूँ। बर्बरीन, दारू हल्दी, और एलिसिन। अब एलिसिन क्या होता है, जिनको आईबीएस ये वाला है, क्या सल्फ़र आईबीएस है, जिसमें अनियन गार्लिक खाने से बढ़ जाता है, वो
शायद वो एलिसिन ना यूज़ करें बेटर रहेगा, पर बर्बरीन बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अब ये और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, आप उनका भी साथ लीजिए। आप चाहें तो ये प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए, इनको बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखिए। पर क्या हो जाता है, हम आईबीएस के पेशेंट्स को कुछ भी चीज़ ट्रायल करने के लिए तो 3 से, मैंने कोई भी ट्रीटमेंट को टाइम दिया 3 से 6 महीने का, उतना नहीं दोगे तो हमको पता भी नहीं चल पाएगा। ऐसे कोई हम 10 दिन में 5 दिन में चेंज नहीं कर सकते। पर अगर आप उन चीज़ों को ट्राई करते हैं, आपका नहीं होता है, तो जिस जिस आदमी को रिक्साफेमिन या रिफागुड, जो भी सॉल्ट का नाम है, नाम भूल गया, उससे फ़ायदा हो रहा है, उसको पक्का बर्बरीन और उसको पक्का एलिसिन से फ़ायदा होगा। ऑरेगोना ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, अजवाइन है, ये सब चीज़ें जो एंटी बैक्टीरियल हैं वो चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी जितना दिन बैक्टीरिया बाहर रहेगा। अब मेरी रिपोर्ट में तो एच पायलोरी भी आया था, मेरी रिपोर्ट मैंने खुद से सेल्फ रिपोर्ट कराई थी, उसमें ई कॉली भी आया था। डॉक्टर कहते हैं ई कॉली नॉर्मल होता है और यूएस में उसका ट्रीटमेंट होता है। तो आई वुड से कि वो ट्राई कीजिए। प्रोबायोटिक्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके सप्लीमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचुरल तो लेना ज़रूरी है, नेचुरल जितने मिल जाएं। अब मोस्टली 95% प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो काम के नहीं होते हैं, क्योंकि वो फ्रीज नहीं होते हैं। फ्रीज नहीं होंगे तो वो मर जाते हैं। एक ट्रिक मैंने देखा था कहीं पे कि अगर आपको प्रोबायोटिक्स चेक करना है, जो मैंने कभी नहीं किया, मैंने क्योंकि बहुत प्रोबायोटिक्स यूज़ किए हैं अलग अलग ब्रांड के, यूएस से, इंडिया से, अमेजोन से, डॉक्टर्स से, मुझे इतना इफेक्ट नहीं मिला। मुझे इफेक्ट मिला VSL3 से, क्योंकि मैंने यूएस में काफ़ी लोगों से पढ़ा, इंडिया में शायद ये अवेलेबल नहीं था कुछ सालों पहले तक। पर अभी मैं पिछले आई वुड से कि पिछले 6 महीने में अभी दूसरा टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी पहले 5-7 दिन 10 दिन यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा लगा था। अभी मैं कुछ कोर्स कर रहा हूँ आयुर्वेदिक का, उसके साथ मैंने ऐड किया हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छे बेनिफिट लग रहे हैं। तो प्रोबायोटिक में मैं एक ही रेकमेंड करूँगा, VSL3। मैं कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, बट अगर आप कोई और प्रोबायोटिक्स लगते हैं जो आपके बजट में बैठते हैं, प्लीज़ ट्राई कीजिए। और अगर उसका टेस्ट करना है, वो शायद अगर आप जामुन लगा सकते हैं, 100 ग्राम दूध लीजिए, उसमें वो कैप्सूल डालिए, अगर वो दही जम जाता है इट मीन्स उसमें वो लाइव बैक्टीरिया है, अगर नहीं है तो एनी, क्योंकि लैक्टोबैसिलस तो बेसिक है, वो तो हर किसी प्रोबायोटिक्स में होना ही चाहिए। दूसरा है किफिर। किफिर के बारे में आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। ये सिमिलरली मिल्क किफिर आता है, वाटर किफिर आता है, कोकोनट वाटर किफिर आता है। आप किफिर इसी की तरह जमाते हैं, और फिर वो जो किफिर में प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमारे दही में भी इतने नहीं होते हैं, छाछ में भी नहीं होते हैं। तो किफिर बहुत बड़ा ऑल्टरनेट है, आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। रिसर्च कुछ नहीं करना कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है आप किफिर ग्रेन्स मंगाइए और उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, छाछ से बहुत बड़ा बड़ा प्रोबायोटिक्स और नेचुरल से। पिकल्स, अचार, हाँ, कैरी का अचार नहीं, कैरी का अचार छोड़ के जैसे गाजर का अचार हुआ, अनियन का अचार हुआ, फ्रेश अचार हुए जो आपने पिकल बनाया है, उसको थोड़ा सा उसके अंदर बैक्टीरियाज का लेवल बढ़ गया है, 7-8 दिन का रखा है और खा रहे हैं, तो वो पिकल्स से आपके बॉडी में प्रोबायोटिक्स का लेवल काफ़ी बढ़ेगा। दूसरा है D3 B12 का भी आप टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि अगर वो लेवल कम है तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेंगे। B12 के लेवल से जो नर्व सिस्टम पे बहुत इफेक्ट होता है, और हमारा नर्व सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों की जिंक डेफिशिएंसी भी होती है, और जिंक डेफिशिएंसी की वजह से प्रोबायोटिक्स बॉडी में रह नहीं पाते, क्योंकि उनका फूड है जिंक। तो जिंक डेफिशिएंसी भी टेस्ट कराइए, हो सके तो जिंक सप्लीमेंट्स ले लीजिए। मेस्टिक गम, जो मैंने आपको बताया था, ये रहा मेस्टिक गम। IBS-C में मोस्टली लोगों को काफ़ी पेन होते हैं, जो मेरे को कभी नहीं हुआ है। जो पेन होते हैं वो मेस्टिक गम, वैसे लोग एच पायलोरी के लिए लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि टर्की की कंट्री में, जैसे हमारे यहाँ पे गोंद होता है, गोंद, वैसा ही एक गम होता है। इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। ये गोली लेने से क्या होता है, आपका पेट का दर्द बहुत जल्दी गायब होता है और इंटेस्टाइन पे हीलिंग आती है। तो आई वुड से अगर आप अपने जितने भी आपके पास सप्लीमेंट्स हैं, अगर ये आपके साथ रखेंगे और कभी दर्द हो रहा है तो यूज़ मेस्टिक गम। क्या होगा, आपको बहुत कंफर्ट आएगा, और इससे ये एंटीबैक्टीरियल भी है और इससे आपका दर्द भी उतरेगा और आपको कुछ
दूसरे पेन किलर्स वो सब नहीं लेना पड़ेगा। और मैंने आपको जैसे बताया डिसबायोसाइज एंड एफसीसिडाइल, वो आप यूज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी अच्छा रहता है। एप्पल विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ट्राई कीजिए। अगर आप मदर टिंचर के साथ लें, ग्लास बॉटल वाला आ रहे हैं, और आई थिंक यूएस इंपोर्टेड सेम रेट में भी इंडिया में मिलता है, तो आप एप्पल विनेगर मॉर्निंग में ट्राई कर सकते हैं। कई लोगों को इससे एसिडिटी बढ़ जाती है, कई लोगों को इससे दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पर वो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स का लेवल बढ़ रहा है और एसिड लेवल का मेंटेन हो रहा है, तो आप ट्राई कीजिए। मैंने आपको बर्बरीन बताया, लिसिन बताया, अपने नीम की गोलियां भी ट्राई कर सकते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल होती हैं, वो ट्राई कीजिए। और एक और चीज़ मैं कहूँगा जो कि मैंने चाय का रिप्लेसमेंट लिया, वो मुलेठी लिकर राइस। हाँ, इसकी मैं काफ़ी बीच बीच में छोड़ देता हूँ, बीच बीच में एक महीना में रोज़ सुबह मॉर्निंग में लिकर राइस पीता हूँ। क्या होता है, लिकर राइस पीने से आपके पूरे इंटेस्टाइन में सूदिंग का इफेक्ट आता है और उसकी लाइनिंग को हेल्प मिलती है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर्स उनको एंटासिड्स देते हैं। वो एंटासिड देने की वजह से क्या होता है, उनके बॉडी में एसिड्स और कम हो जाते हैं, और एसिड कुछ नहीं है, अपने आयुर्वेदिक हिसाब से उधराक नहीं है, उसी में खाना पचता है और उसी में डाइजेस्ट होता है। कुछ रिसर्चेस में पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि अगर ह्यूमन बॉडी में एसिड कम हो गया है, एसिड कम होने की वजह से आपके बॉडी का एक डक्ट होता है वो क्लोज नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर पीएच लेवल मेंटेन नहीं होता है, तो आपके एसिड्स पाइप से बाहर आते हैं और आपको एसिडिटी होती है। यस, कम एसिड की वजह से भी एसिडिटी होती है। तो आप ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया था, जो कि मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं, बेटाइन HCl। बेटाइन HCl एक नेचुरल प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में, जो कि इंडियंस में इतना कम नहीं होता है, बट आप फिर भी एक बार इस पर रिसर्च कर सकते हैं। और कैसे पता चले कि हमारे अंदर वो बेटाइन HCl कम है, आप एक टेस्ट होता है सुबह कि आप खाली पेट ही आप कास्टिक सोडा लीजिए ग्लास में भर के, और अगर आपको डकारें 5 मिनट तक नहीं आ रही, इट मीन्स आपकी बॉडी में एसिड्स की कमी है। और ये ऐसा है कि ये एक तरह से अगर गाड़ी का सेल्फ डाउन हो गया है, बैटरी डाउन हो गया है, तो किक मारना है, एक बार किक लग गई, एसिड जाना चालू हो गया, न्यूट्रिशंस चलना चालू हो गए, तो ये कोई एसिड फॉर्मिंग नहीं है। आप इसको बाद में 2-3 महीने बाद डिसकंटिन्यू करते जाएंगे, आपकी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाएगी, आपके एसिड रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे। बट आप वो देखिए कि आपके एसिड ज़्यादा की वजह से हैं, कम की वजह से, वो आप रिसर्च कीजिए। पर मैं चाहता था कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में भी पता रहा है, जो कि काफ़ी कम लोगों को इंडिया में पता है। हाँ, और लास्टली जैसे मुझे 2 साल से कोई कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं है, मुझे IBS इट्स लाइक, मैं वीट, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वीट वापस खाऊं तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं दूध इंक्लूड करूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती पर होती है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए उनको इंक्लूड नहीं करूँ, पर मेरी बॉडी नॉर्मल होनी चाहिए, उनको इंक्लूड कर पाऊँ। और मैं कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं मेरे पाँव में, वीकनेस, जब से मैंने वो H. pylori का एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लिया था, और मुझे थोड़े से प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं, और पेट को बेटर करने के लिए मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैं आपको उसकी दवाइयाँ बता देता हूँ। इट्स टिपिकल केरला ट्रीटमेंट और काफ़ी ऑथेंटिक है। तो पहली बार मेरे को 7 साल में कोई ऐसा ट्रीटमेंट लग रहा है कि जो वर्क भी कर रहा है और ऑथेंटिक भी है। उसमें मेरे को कुछ मेडिसिन दी हैं, जैसे दादी माती घृतम होता है, देसी घी होता है मेडिसिनल, वो सुबह 10 ml खाने से पहले खाली पेट, और शाम को खाने से पहले। और इसके साथ उन्होंने मुझे 7 दिन रखा था केवल खिचड़ी खाने पे, और रोज़ मेरे को 30-30 ml घी देते थे। तो 7 दिन का वो कोर्स था। उसके बाद आपका बॉडी काफ़ी डिटॉक्स हो जाता है। उसके बाद उन्होंने मुझे काढ़े देते हैं, मैं रोज़ जो काढ़ा देता हूँ उसमें षोडशंगम है, मृकावादी है, दक्षातिवदी है। अब ये जो काढ़े बता रहा हूँ, ये मैंने मोस्टली IBS के ट्रीटमेंट्स के लिए मैंने ऑनलाइन देखे नहीं हैं, बट केरला वाले दे रहे हैं और मेरे पे असर कर रहे हैं, स्पेशली मेरी स्लीप पे, जो स्लीप पैटर्न पे है, तो यानी कुछ इसमें बेटर होगा। विलवाड़ी गुटिका, जो कि बेलपत्र वाला जो सेम ट्रीटमेंट मोस्टली IBS के रहता है, तो वो उसमें ऐड किया हुआ है। और ब्रेन का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप साइकेडेलिक ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप, इसमें मेरे को एक अलायू टैबलेट लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी नोवेन या काफ़ी मैंने मेडिसिन का नाम सुना है, आप वो सब ट्राई कर सकते हैं। जो भी आप
प्रोसेस फ्लो फॉलो कर रहे हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए, ट्राई कीजिए कि आपके ब्रेन से रिलेटेड, चाहे वो वाचा हो, जटामसी हो, ब्राह्मी हो, और ब्राह्मी हो, और शंखपुष्पी हो, ये सब ब्रेन रिलेटेड मेडिसिन हैं। अब क्या होता है, अगर आप सिंगल को ही लेंगे ना, जैसे ब्राह्मी, तो आपका पेट डिस्टर्ब हो सकता है। आप इनके कॉम्बिनेशन का, जो काऊ के घी में मिक्स्ड कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि आपके पेट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हैं, अगर वो सब लेंगे कॉम्बिनेशन के साथ तो वो ज़्यादा असर करेंगी। इस पर मेरा ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं खुद अभी वो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मैं आपको कुछ महीने बाद अपडेट कर सकता हूँ कि कैसे ट्रीटमेंट गया। अगर ये ट्रीटमेंट मेरा सक्सेस नहीं जाता है तो मैं शायद साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए कंसिडर करूँगा, बट वो मेरा बैकअप प्लान है। और अभी मेरे पास माइंड में और भी प्लान्स है जो कि मुझे करने हैं अच्छी हेल्थ के लिए। और हाँ, एक और सप्लीमेंट्स बताऊँगा मैं, एल ग्लूटामिन। ये क्या होता है, ये आप 5 ग्राम सुबह खाली पे गिलास पानी में भर के पाउडर के साथ ले सकते हैं। इससे आपकी इंटेस्टाइनिंग को बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलता है। कई बार आईबीएस का रूट कोज, अब आईबीएस का रूट कोज कई बार क्या होता है, किसी का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हील नहीं हो रहा है, किसी का कैंडिडा ज़्यादा है बॉडी में। अब ये टेस्ट कहाँ से हो, इंडिया में काफ़ी टेस्ट होते नहीं हैं, होते भी हैं तो वो हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट होते हैं। किसी में हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट में किसी का सीबो का पता चलता है, तो किसी में किसी के एच पैलोरी का पता चलता है, तो किसी में, तो मैं आई नो वो टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं पर उनके मैं इतने डिटेल्स में गया नहीं हूँ। आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। पर कैंडिडा के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, नाउ का कैंडिडा सपोर्ट है। मैंने ये भी लिया था जब मैं वो 3 महीने का ट्रीटमेंट कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा अगर मेरी बॉडी में एक्सेस कैंडिडा है, कोई भी इन्फेक्शन है, वो बाहर जाना चाहिए। तो मैंने बायो रिसर्च प्लस कैंडिडा प्लस एलिसिन प्लस बर्बरीन, ये सब सुबह खाली पेट में बर्बरीन और एलिसिन लेता था। खाने के बाद मैं बायो रिसर्च के प्रोडक्ट्स लेता था, और ये कैंडिडा भी लेता था। वो सेम है, वो मैंने डिसकंटिन्यू किया, फिर ये लिया। तो ऑलमोस्ट 4 महीने मैंने ये प्रोडक्ट्स लिए ऑल्टरनेटली। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मुझे जो ज़रूरत पड़ती थी एंटीबायोटिक की या रेक्साफेमिन की, अब उसकी मेरे को ज़रूरत 1.5 साल से पड़ी नहीं है। मेरा स्टूल काफ़ी रेगुलर है। बस मेरे को न्यूट्रिशन की कमी हो गई है बॉडी में, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। पेट के लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। और ब्रेन में मेरी नींद थोड़ी सी, नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं पूरा 8 घंटे बहुत अच्छे से सोता हूँ। पर जो सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं फ्रेश नहीं हुआ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईबीएस की स्टार्ट वो होती है। अगर मैंने ये सब छोड़ दिया तो वापस मैं आईबीएस में वापस चला जाऊँगा, और शायद वीट खाऊँगा और मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो कंट्रोल हो, सब नॉर्मल हो। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं पूरी तरीके से निकलूँ। इसलिए मैं अभी आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसको असेस करूँगा, क्योंकि बार बार ट्रीटमेंट चेंज करना और बार बार असेस करना एंड स्ट्रेस रहना। 3 महीने बाद इसको असेस करूँगा, क्योंकि मेरे को 3 महीने लेते हुए हो गए। 6 महीने बाद मुझे लगता है कि ये अच्छा चल रहा है और 10-20% का फ़र्क है तो मैं इनको कंटिन्यू करूँगा, और नहीं तो मैं फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट करूँगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं सब बस हेल्प के लिए आपके लिए यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहा हूँ जो आप सुने। और इतने कॉल्स जो मुझे आ रहे हैं, इतने व्हाट्सअप जो मुझे आ रहे हैं, मैं किसी का आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या चाहता था, आईबीएस का फुल प्रॉस्पेक्ट, ब्रेन रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया है, पेट रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया है। तो जब तक आप वीट नहीं छोड़ेंगे, जब तक डायरी नहीं चलेंगे, जब तक डाइट नहीं करेंगे, यानी मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल है कि जब तक स्लीप नॉर्मल नहीं होगी, आपको लग रहा है 8 घंटे सो रहे हैं पर नींद आपको शांति नहीं दे रही है, फ्रेशनेस नहीं दे रही है, तो मज़ा नहीं है। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो योगा हो, चाहे जब तक आप सन में नहीं जाएंगे रोज़, ये रोज़ का है ना, जब तक आप डाइट नहीं करेंगे प्रॉपर, वीट एक्सक्लूड नहीं करेंगे। आप कहीं कहेंगे वीट मुझे पचता है, ऐसा नहीं है सर। ना ही वीट में प्रॉब्लम है, ना ही डायरी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमारे गट में है। बचपन में जब हमको लूज मोशन होता था तो हमारे माँ बाप हमको चने की दाल नहीं खिलाते थे, मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाते थे।
चने की दाल से लूज मोशन नहीं हुआ था, फिर भी उसको रिस्ट्रिक्ट रखते थे जब तक नॉर्मल ना हो जाए। सिमिलरली जब तक हमारा ये सिस्टम नॉर्मल नहीं होता है तब तक हमको डायरी और वीट को एक्सक्लूड रखना है। और वो जो प्रोडक्ट्स जो इस दौरान आप टेस्ट करेंगे अपने ऊपर, एलिमिनेट करेंगे और खाएंगे, पता चलेगा, रोज़ नोट करेंगे, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी है। कल क्या खाया था, आज क्या हुआ, तो आपको मेरे हिसाब से 1 महीने में काफ़ी अच्छी समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। और मेडिसिन, सही मेडिसिन, चाहे वो आप बिलवासक जूस लें या गुंजारिस लें या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से लें, मैं कहूँगा काढ़े जो बॉटल पैक्ड आते हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होने का चांसेस होता है और हमारे पेट ऑलरेडी कमज़ोर है। आप वो ऐसे काढ़े लीजिए जो कि मेरे अभी के आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, वो मेरे को पैकेट्स देते हैं। उस पैकेट को मेरे को पानी में डालना होता है, बॉईल करना होता है 800 ml पानी में, 200 ml बच जाता है, वो काढ़ा आज का बन जाता है। तो ना वो रखा हुआ होता है, फ्रेश होता है, सुबह शाम में वो लेता हूँ, ऐसे 2-3 काढ़े। तो मैं चाहूँगा कि मेडिसिन का चुनाव बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप 6 महीने करेंगे और स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर 6 महीने करेंगे और स्ट्रेस बढ़ेगा। पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है मेडिसिन के साथ, क्योंकि 2-3 महीने तक करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, पर एट द टाइम चुनाव भी सही है, नहीं तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, स्ट्रेस आएगा, वापस स्ट्रेस आएगा, वापस एक दिन ख़राब जाएगा, मूड ख़राब होगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पर हमको वापस डिटैच होना है, निकलना है, वापस इस साइकिल में जुड़ना है और इससे निकलना है, और एक ना एक दिन निकल जाएंगे। क्योंकि आईबीएस का मैंने ये भी स्टडी किया कि काफ़ी लंबे लाइन तक नहीं रहता है, एक एज के बाद लोगों का ये निकल जाता है, पर डिपेंड करता है कब आता है। तो आपको स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, स्ट्रेस आने से घबराना नहीं है, स्ट्रेस को रोकने से घबराना है। उसके लिए जो मैंने आपको कुछ आइडिया दिए जो मैं करता हूँ, और कुछ आप रिसर्च कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, पेट को सही डाइट के साथ कीजिए। डाइट नहीं करेंगे तो सब वेस्ट हो जाएगा, कोई भी दवा असर नहीं करेगी। ठीक है, बस, थैंक यू सो मच। और कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं या तो मैं यूट्यूब के लिंक में अपना एक ईमेल आईडी डालूँगा। अगर आप लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल कीजिए आपके डिटेल्स के साथ, मैं आप लोगों को कॉल करूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मुझे कभी भी कॉल आए, क्योंकि मैं 7 दिन जैसे 6 दिन ऑफिस के काम के लिए बिज़ी रहता हूँ, 12-12 घंटे, तो मेरे पास टाइम नहीं है। पर मैं एट द सेम टाइम चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके साथ बात करूँगा, आपको जो जो हेल्प लगेगी मैं अपनी तरफ से दूँगा। पर उसकी एक फ़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। फ़ी यही है कि आप अगर हमारे सजेशन से आप ठीक होते हैं, अगर आप ठीक होते हैं और ये प्रोग्राम चल रहा है, मेरे को काफ़ी लोग कनेक्ट करेंगे तो मैं सबको हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो मैं चाहूँगा कि आप 4-5 पेशेंट ले लें और आप उनके मेंटर बने। तो क्या होगा, हम एक दूसरे के मेंटर बनेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे मेंटली और कुछ गाइडेंस देंगे अपने एक्सपीरियंसेस से। तो क्या होगा ना कि हम इनमें से जल्दी निकल पाएंगे। और ये बीमारी डॉक्टर्स चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, उनके पास टाइम नहीं है हमारे से डिस्कस करने का, हमको टाइम देने का, ना उनके पास टाइम है। और ये प्रॉब्लम है टाइम देने की, और ना ही हमारे फैमिली वाले इन चीज़ों को समझ पाते हैं, और उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको ये बीमारी है नहीं। तो मैं आपके आईबीएस के सिम्टम समझ पाऊँगा, आपके आईबीएस के पेन समझ पाऊँगा, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, आपके गुट में क्या चल रहा है, वो मैं समझ पाऊँगा, और कोई नहीं समझ पाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बट हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं और सब छोड़ के ये काम तो कर नहीं रहे हैं, तो आप, मैं जितनों को हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। फिर जो लोग इसमें से हम मेरी हेल्प से निकल पा रहे हैं तो ट्राई करेंगे, आप मुझे अपना नॉमिनेशन देंगे और मैं आपको आने वाले पेशेंट पास ऑन करता जाऊँगा और आप उनकी हेल्प करते जाएंगे। इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे और इस डिफ़िकल्ट बीमारी से निकल पाएंगे। तो आईबीएस का अभी तक कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं है। एक जना निकल गया साइकेट्रिक से, एक जना निकल गया एक आयुर्वेदिक दवाई से, एक जना किसी और तरीके से निकल गया, एक जना जिम जाके निकल गया। अब वो बता रहे कि जिम प्रैक्टिस किया और निकल गया। अरे जिम के मेरे कोच थे, उसको आईबीएस था। तो एक कोई डेफिनेशन है ही नहीं, आईबीएस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इन्फेक्शन से स्टार्ट हो सकता है, फूड
प्रॉब्लम से स्टार्ट हो सकता है, थॉट से स्टार्ट हो सकता है। मेरा जो स्टार्ट हुआ था, जो मुझे लगता है मेरे को फीवर आया था, उसमें एंटीबायोटिक कोर्सेज हुए थे, उसके बाद मेरे सारे ये एपिसोड स्टार्ट हुआ। तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, किसी के साथ भी स्टार्ट हो सकता है। सिम्टम्स मैंने बताया वो सब नॉर्मल है, हमें को एक दूसरे की हेल्प करनी। मैं या तो यूट्यूब के नीचे मैं सोच रहा हूँ, अभी तक मैंने सोचा नहीं, या तो मैं ईमेल आईडी का लिंक डालने वाला हूँ या मैं व्हाट्सएप ग्रुप डालने वाला हूँ इनिशियली। पर व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि डालो तो काफ़ी लोग कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं नंबर लेके, जो मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना है, पर मैं उसके लिए सोचता हूँ। पर वो ईजी होता है किसी से कम्युनिकेट करना और हेल्प करना। तो इनिशियली हो सकता है मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, आप लोग सबकी हेल्प करता हूँ, और उसके बाद अगर हम जैसे ही मेरे पास ज़्यादा रेस्पॉन्सेस होते हैं और आप लोग 2 3 या 6 महीने में थोड़ा सा इसमें से निकल पाते हैं, तो प्लीज़ नॉमिनेट कीजिए और एक दूसरे की हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।